हाँ जी, राम राम, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आप लोगों के सामने वीडियो पटवार और चतुर्थ श्रेणी तीनों भर्तियाँ एक सामने हैं और उसमें अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। जो पटवार है वो 17 अगस्त को, वीडियो 31 अगस्त को, और जो चतुर्थ श्रेणी है वो 20-21 सितंबर को होने जा रही। उसमें आपकी तैयारी कंप्लीट चल रही है। उसी तैयारी को थोड़ा रिन्यू करने के लिए मैं लेके आता हूँ आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो, पर जो टॉपिक होता है उसका 10 या 15 मिनट में सुपर फास्ट अपन रिवीजन करते हैं। उसी श्रृंखला में अपना चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और उसमें अपन ने एक अरावली और पश्चिमी मरुस्थल को पढ़ लिया है। अब 2 छोटे पार्ट और बचे हैं जिनको अपन एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसमें अपना तीसरा पार्ट है पूर्वी मैदानी प्रदेश। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन है रेयर चांस में आते हैं, लेकिन अपने को पढ़ना आवश्यक है। उसमें है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी निर्माण क्रम में अपने बात करें तो ये तीसरा है, और वैसे नंबर में भी पूर्वी मैदानी प्रदेश 3 नंबर पे है। इसकी उत्पत्ति प्लास्टोसिन युग में हुई थी, यानी इसकी उत्पत्ति राजस्थान में देखें तो किस युग से मानी जाती है? प्लास्टिसिनो युग से मानी जाती है। ये किसका अवशेष माना जाता है, यानी वर्तमान में ये अवशेष किसका है? थेतीस सागर का। अर्थात माना जाता है कि राजस्थान में जहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश अपन वर्गीकृत करते हैं, वहाँ पर पहले थेतीस नामक एक सागर था। उसके समाप्त होने के कारण किसका निर्माण हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो ये अवशेष पूछा जाता है। यहाँ यदि क्षेत्रफल की बात करें कि पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल पर 23% भाग पर क्या फैला हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश फैला हुआ है 23%। यानी पूरे राजस्थान को यदि 100% मान लिया जाए तो उसमें 23% भाग पर कौन है? आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिस पर जनसंख्या निवास करती है 39% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या निवास कर रही है। इसका सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ लोग बिल्कुल समीप रहते हैं, अर्थात जनघनत्व इन जिलों का सबसे ज़्यादा है। और अपन पढ़ते भी है भरतपुर है, दौसा है, अलवर है, धौलपुर है, इन सब का जनघनत्व भी ज़्यादा है। तो आप रिलेटेड करके जियोग्राफी को पढ़ते हो तो आपको चीज़ें याद करने में आसान होती है। तो जनघनत्व यहाँ का क्या है? सर्वाधिक है। यहाँ की जलवायु का चैप्टर वैसे अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन फिर यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की आर्द्र जलवायु है। यहाँ की जलवायु कैसी है? आर्द्र है। यहाँ वनस्पति कैसी पाई जाती है, अर्थात जो पेड़ पौधे हैं वो किस प्रकार के हैं? तो यहाँ पर पाई जाती है मानसूनी पतझड़, अर्थात मानसून के अनुसार इनके पत्ते झड़ते रहते हैं, वह वनस्पति यहाँ पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। अर्थात यहाँ से फर्स्ट ग्रेड के जीके में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि किन जिलों में 600 से 700 mm वर्षा होती है। तो वो सेमी को कन्वर्ट करके 600 और 700 लिख दिया था। तो इस क्षेत्र के वो जिले थे जहाँ 60 से 70 वाला पार्ट आता है, उसमें आपका अलवर, भरतपुर, दौसा वाला एरिया आ जाता है। और ये किसका भाग है? तो ये गंगा और यमुना का भाग है। अर्थात यहाँ पर गंगा और यमुना का जो पार्ट है वह नदियाँ यहाँ पर बहती है। अब इसके कुछ उपभाग, यानी इसको वर्गीकृत किया गया है उपभागों में। तो इसे 3 उपभागों में मान सकते हैं अपन। एक चंबल बेसिन, यानी वह नदी जहाँ चंबल नदी बहती है उसे चंबल बेसिन कहेंगे। जहाँ माही नदी बहती है उसको माही बेसिन कहेंगे। और जहाँ बनास नदी बहती है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, उसे बनास बेसिन कहेंगे। चंबल बेसिन से आज तक कोई क्वेश्चन आया तो वो आता है कि सर्वाधिक अवनलिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो वह चंबल है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि अवनलिका अपरदन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चंबल बेसिन वाले जिलों में, जो आपके धौलपुर हो जाएंगे, करौली हो जाएंगे। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको राजस्थान का मैप आना चाहिए। जियोग्राफी रटने के बजाय यदि आप मैप से याद करते हो तो चीज़ें आसान याद होती है। इसलिए आपको प्रत्येक जिला पता होना चाहिए कि मैप में किस जगह कौन सा जिला है। तो उसे जिले याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके माइंड में मैप हो जाएगा। इसलिए सभी एक बार अपने को मैप को तैयार कर लें। सर्वाधिक उत्खात भूमि भी यहीं पाई जाती है, यानी यहाँ पर जो कोटा है आपका, सवाई माधोपुर है, करौली है, इसमें उत्खात भूमि सबसे ज़्यादा मिलेगी। डांग क्षेत्र यहीं है, इसलिए डांग की रानी करौली को कहा जाता है, यानी करौली में डांग क्षेत्र। अब डांग क्षेत्र क्या होता है? एक बीएड भूमि है, यानी जहाँ डाकू रहते हैं, डाकुओं की जो शरण स्थली है वह क्या मानी जाती है? डांग क्षेत्र। और यहाँ सबसे ज़्यादा बीएड भूमि पाई जाती है। अर्थात यहाँ की जो भूमि है उसमें बीएड है, यानी चंबल नदी बहेगी तो बीएड ही रहेंगे, डाकू ही निवास करेंगे। उसके बाद में अगली है माही बेसिन, सेकंड पार्ट है माही बेसिन। माही बेसिन की यदि बात करें तो इसके 56 का मैदान भी कहते हैं, यानी
ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहती है माही नदी, तो वहाँ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। और कांठल प्रदेश कहते हैं प्रतापगढ़ को, इतना याद रखना है। बनास बेसिन का आज तक कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है तो वह पूछा है मालपुरा करौली का मैदान किस क्षेत्र को कहते हैं? तो बनास बेसिन। मालपुरा टोंक में है और करौली के मैदान जिस नदी जहाँ बहती है वो है बनास बेसिन। हेरोन महोदय ने इसे तृतीय पेनिप्लेन कहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही बनता है कि हेरोन महोदय ने बनास बेसिन को किस नाम से पुकारा है? तो वह आपका तृतीय पेनिप्लेन। यह था आपका तीसरा। और अब बात करते हैं, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश, जिसमें लगभग को याद रहता है राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। इनकी उत्पत्ति हुई है वो है क्रिटेशियन काल में, और ये वर्तमान में किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। अर्थात यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई है कि मरुस्थल था जहाँ मिट्टी थी, एक अपनी यहाँ पर पूर्वी मैदान थे वो किसके अवशेष थे? तेतीस सागर के। और अरावली थी और अपना ये पठार है ये किसके हैं? तो गोंडवाना लैंड के। ये भाग किसका है? तो ये भाग है मालवा का पठार का, जो एमपी में मालवा का पठार है उसका एक भाग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम में कि मालवा का पठार का हिस्सा कौन है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका भाग है? तो मालवा का पठार। यहाँ मृदा पाई जाती है काली मृदा या वर्टिसोल मृदा, ये रट लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। निम्न में से किस जिले में काली मृदा पाई जाती है या किस जिले में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है? तो ये इन 4 जिलों में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। क्षेत्रफल कितना है? तो 7% क्षेत्रफल है। यहाँ पर कितना क्षेत्रफल है? 7% क्षेत्रफल है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। कितनी परसेंट? 11% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ की जलवायु है अति आर्द्र, यानी आर्द्र से भी ज़्यादा, इसलिए अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है इसमें। वार्षिक वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सर्वाधिक जलीय प्रबंधन यदि कहाँ होता है तो वह आपके कोटा संभाग में होता है, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में। यहाँ जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 जिले रटने। इसके उपभाग 2 माने जाते हैं। इसके कितने उपभाग माने जाते हैं? तो इसके 2 उपभाग माने जाते हैं। पहला है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार जो झालावाड़ में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि विंध्यन कगार भूमि किसका भाग है या फिर दक्कन का पठार किसका भाग है? तो दोनों ही किसके भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती के पठार के भाग है, जिसमें दक्कन का पठार है वो झालावाड़ जिले में फैला हुआ है। बात करते हैं विंध्यन कगार भूमि। ये बूंदी कोटा वाला क्षेत्र है। तो बूंदी की पहाड़ी बूंदी में पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है सतुर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई कि बूंदी का जो पहाड़ है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है सतुर। और मुकुंदरा की पहाड़ी कहाँ है? कोटा और झालावाड़ के बीच में। कहाँ है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ? कोटा और झालावाड़ के बीच। फिर एक क्वेश्चन आता है महान सीमा भ्रंश, जिसे ग्रेट फॉल्ट बाउंड्री कहते हैं, कि किस जिले में महान सीमा भ्रंश पाया जाता है? तो विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वतमाला के बीच में, यानी अपनी अरावली पर्वतमाला ये गुजर जाती है, यहाँ इधर मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत रह जाता है, और यहाँ पर कुछ जगह पर आपको क्या दिखाई देती है? उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है महान सीमा भ्रंश। ये किन जिलों में है? तो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये 4 मुख्यतः जिले हैं, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। लेकिन ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ का पार्ट यदि ऑप्शन में आ जाए तो लास्ट वरीयता चित्तौड़गढ़ को भी देना है। इसके रावत बाटा में कुछ क्षेत्र दिखाई देता है, इसलिए चित्तौड़गढ़ यदि वरीयता में लास्ट में रखना है, सबसे पहले बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इनमें तो पूर्णतः पाया जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा में पाया जाता है। इस वजह से इसे चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन यदि वो मांगे चित्तौड़गढ़ ले रहा है तो कर देना, नहीं ले रहा है तो रहने देना। अब बात करते हैं नक्शे के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको यदि दिखाई दे तो मैंने इसे इसको बांट रखा है कि ये अरावली पार्ट है, ये आपका कौन सा पार्ट है? ये वाला अरावली वाला है। नक्शे में से माइंड में होना चाहिए कि ये अपनी अरावली पर्वतमाला है। क्या है? अरावली। इसके इधर पश्चिमी मरुस्थल है, इसके इधर कौन सा मरुस्थल है? पश्चिमी मरुस्थल है, जिसमें से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मैंने गुजार रखी है। ये 2 भागों में बांट देती है, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क।
और उसके बाद में ये क्षेत्र हाड़ौती का है और ये बचा हुआ आपका क्या है, पूर्वी मैदान है। इतना थोड़ा माइंड में यदि रटोगे तो जिले याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको पूरी ज्योग्राफी में जिले माइंड में इतना ही रखना है कि यहाँ इतने वाले पार्ट के अंदर भाई अरावली जा रही है, इधर मरुस्थल है, इधर पूर्वी मैदान है, इधर लास्ट में हाड़ौती प्रदेश है। तो आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्या करोगे, अपने नक्शे को कंप्लीट याद कर लोगे, ताकि आगे जो अपन चैप्टर शुरू करेंगे जलवायु, वो पूरा मैं मैप से पढ़ाने वाला हूँ। कोपेन, थॉर्नवाइट, कोई भी हो सामान्य वर्गीकरण हो, सारे मैं मैप से पढ़ाऊंगा। तो आपको मैप पता होगा तो चीज़ें जिले याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो कोपेन के जिले याद करोगे तो थॉर्नवाइट के भूल जाओगे, थॉर्नवाइट का BWHW को याद करोगे तो CWG के जिले भूल जाओगे। इसलिए आपको कल तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट जिले याद हो जाएंगे, ठीक है। और अब ये अपना लास्ट पार्ट था भौतिक प्रदेश का। कल अपन जलवायु को शुरू कर लेंगे। उससे पहले अपनी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, यदि कोई साथी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जुड़कर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाह रहा है, टेस्ट देना चाह रहा है, तो वो अपनी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।